न्यूज 18 को दिए गए एक सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में लगे हुए अफसपा के बारे में बात कही। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि इसे हटाया जा सकता है, लेकिन यह फैसला वजारत दाखिला करेगी। उन्होंने कहा कि 370 के खात्मे के बाद कश्मीर में तरक्की की रफ्तार में इजाफा हुआ है। सिंह ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान का हिस्सा था, है और रहेगा। पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा है और रहेगा। पीओके के लोग हिंदुस्तान के साथ चलने का मुतालबा करेंगे। वो कहेंगे कि वो हिंदुस्तान के हैं और वो अलग नहीं रह सकते। क्योंकि आपने अभी बात कही, तो क्या वहां पे अफसा हटाएंगे आप? अब लगभग समय आ गया है कि हटाया जा सकता है, लेकिन अब तो गृह मंत्रालय को इस संबंध में फैसला करना पड़ेगा सारी रिपोर्ट आ जाने के बाद। अमित शाह जी ने अभी कहा है कि जो है उसको हटाने की एक वो हो सकती है। वही मैंने कहा ना, परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि अफसा हटाया जा सकता है, लेकिन इस संबंध में जो भी निर्णय करना होगा वह गृह मंत्रालय करेगा। न्यूज 18 को दिए गए एक सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने दहशतगर्दी पर भी बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी दहशतगर्दों को घरों में घुसकर मारा जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में दहशतगर्दी को कुचलने की हर भरपूर ताकत मौजूद है। कल ही जो है गार्डियन, फॉरेन पब्लिकेशन है गार्डियन, उसमें एक आर्टिकल आया है। उसमें कहा है, उस आर्टिकल ने कहा है कि जो है भारत ने पाकिस्तान की धरती में 20 लोगों को, 20 इंडिविजुअल्स को, टेररिस्ट को जो है पिछले कुछ सालों में मारा है, उन्हीं की धरती में जाके मारा है। और जो है इस पर तमाम क्या कहते हैं, उन्होंने बहुत रिसर्च की है, बहुत लोगों से बात की है। ये पहले हम लोगों के बारे में कनाडा में भी बोला गया, यूएस में भी ये चर्चा हुई पहले, पर पाकिस्तान की ये नई चर्चा है, 20 लोग। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि ये क्या, उस आर्टिकल में ये भी कहा है कि जो है भारत जो है केजीबी और मुसाद से जो है काफी इन्फ्लुएंस्ड है, तो उनकी भी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, रॉ वगैरह, इस तरीके का काम कर रही है। कोई स्लीपर सेल है यूएई में, उसने जो है इसमें उसका रोल रहा है। और 20 लोगों को, मतलब एक आध लोग नहीं, 20 टेररिस्ट को जो है हमने कुछ सालों में मारा है। 20 टेररिस्ट को मारा है? हाँ जी, मतलब टेररिस्ट कह लीजिए, लोगों कह लीजिए, पर वहां उनकी धरती में मारा है। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से यदि भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहां पर ये आतंकवादी हरकतें करेगा, तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो ये बात आप मतलब कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब वो भारत नहीं रहा जो कि बगल में खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा, घर में घुस कर मारेगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है, और यह ताकत है भारत की, और पाकिस्तान भी इसे समझने लगा है। वैसे भारत बराबर अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहता है, चाहे कोई भी हमारा पड़ोसी देश है। और आज देखा होगा आपने, पास्ट हिस्ट्री उठाकर देखिए कि आज तक न तो हमने दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है, अथवा आक्रमण की कोई पहल की हो, कभी नहीं किया, और न तो दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर हम लोगों ने कभी कब्जा करने की कोशिश की है। यह भारत का चरित्र रहा है जी। लेकिन भारत को बार बार कोई आंख दिखाएगा, भारत में आकर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा कर देने की कोशिश करेगा, तो उसकी खैर नहीं है। तो आपको बताते चलें कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की न्यूज 18 के साथ ये खुसूसी बातचीत और तफसीली बातचीत आप आज रात 8 बजे न्यूज 18 JKLH पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। पीडीपी के तर्जमान वरिंदर सिंह सोनू ने वज़ीर दिफा को उनके इस बयान पर निशाना बनाया है कि मोदी सरकार ने दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार किया और सरहदों को महफूज बनाया है। सोनू ने कहा कि हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है। देखिए, ऐसे है कि जो वो दावे कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है जहाँ मोदी सरकार ने किया है, तो मैं तो समझता हूँ कि रजौरी पुंछ में मिलिटेंसी पहले से ज़्यादा होगी। पहले वहाँ साफ़ सुथरा था, मिलिटेंसी कश्मीर में थी, वो पीस इलाका था, वो मिलिटेंसी उसमें बढ़ गई। डांगरी का इंसिडेंट हो गया, रजौरी में और हो गया, पुंछ में हमारे जवान जो हैं शहीद हो गए। तो जैसे जिन्होंने कहा है कि बॉर्डर, तो अगर है तो ये मिलिटेंट कहाँ से आ रहे हैं, जो मिलिटेंट कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? तो मैं समझता हूँ कि अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, बहुत कुछ करना भी बाकी है। तो जिस तरह बाकी ये इलेक्शन के टाइम पर जो ऐसे जो बयान उनके आते हैं, क्योंकि और बहुत सारे मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भी भड़काना है देश का। और दूसरी बात है, अगर वाकया में सब कुछ ठीक हुआ तो चाइना के बारे में तो कोई बयान नहीं देते। वो चाइना के बारे में कुछ बताएं कि चाइना कितना अंदर देश में आ चुका है। इसका खुलासा मैं नहीं कर रहा, पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, इन्हीं की एक एसपी साहिबा वहाँ थी, उन्होंने अपनी मीटिंग में कहा था कि 34 चौकियों पे जो है वो चाइना अंदर आ चुका है। तो आज तक बात कभी किसी ने की नहीं। तो अगर बॉर्डरों की बात है, अगर वाकया देश मजबूत है, तो चाइना का जवाब भी जो है वो राजनाथ सिंह जी को उस पर बात कर।
नेटवर्क 18 के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू के दौरान राजनाथ सिंह के बयानात पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए सीनियर बीजेपी लीडर प्रिया सेठी ने इसे सच और हकीकत करार दिया। सेठी ने कहा कि यह सच है कि अब पीओके में रहने वाले लोगों की तरफ से आवाजें आ रही हैं, वो पाकिस्तान के मजालिम के खिलाफ हिंदुस्तानी हुकूमत से मदद मांग रहे हैं। हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, इन 10 सालों के अंदर हमने ये देखा है कि जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी जम्मू कश्मीर में होती थी वो कहीं ना कहीं खत्म हुई है और न्यूट्रलाइज हुआ है। जो इनके कमांडर्स होते थे, जो सो कॉल्ड फिदाइन वगैरह भी और ये भी सारे, तो जो हमारी टेरिटरी में, वो बिल्कुल सच्चाई बोली है कि जो हमारी टेरिटरी में आएगा उसको तो हम करेंगे, लेकिन जो एक्टिविटीज हमारे खिलाफ उनकी टेरिटरी में भी रहेंगी तो वहां पे भी मुंह तोड़ जवाब जो है हमारे सैनिक देंगे। और आगे भी जैसे बालाकोट का आपने इंसिडेंट देखा है, या फिर जो उरी के अंदर वहां जाकर उनके जो उनके लॉन्चिंग पैड्स थे उनको भी किस तरह से नस्ता नाबूद किया। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हमारी मंशा बिल्कुल क्लियर है कि आप हमें मत छेड़े, हम आपको नहीं छेड़ेंगे, लेकिन अगर आप हमारे घर के अंदर हमारा घर का नुकसान करेंगे, हमारे बच्चों को खराब करेंगे, तो हम आपको उन एक्टिविटीज के लिए छोड़ेंगे नहीं। ये आज उन्होंने राजनाथ सिंह जी ने अपने बहुत वक्तव्य में कहा। बारामूला के उड़ी सेक्टर में फौज ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर घुसने की कोशिश करने वाले 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। फौज ने कहा है कि रुस्तम चौकी पर चौकस दस्तों की तैनाती के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। दहशतगर्दों की मशकूक नकलो हरकत देखी गई थी, वो सदूरा नाले को अबूर करने की कोशिश कर रहे थे। दहशतगर्दों ने फौज पर फायरिंग की। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक किए गए। दोनों की लाशें बरामद की गई हैं। इसके अलावा असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। फौज ने एक बयान में इन दहशतगर्दों की हलाकत को एक बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान ऐसे वक्त में जब यूटी में लोकसभा के इंतखाबात होने जा रहे हैं, अमन को खराब करने के लिए दहशतगर्दों को भेजने की कोशिश कर रहा है। ये उड़ी का हथलंगा इलाका है जो कि काफ़ी फॉरवर्ड एलसी एरिया के पास है, और आज सुबह जो ग्राउंड रिपोर्ट्स के हिसाब से सुबह एक इस टाइप का अटेम्प्ट हुआ जिसको 5 जैक राइफ ने उसको न्यूट्रलाइज किया है। तो इसी उसमें 2 जो हैं इंट्रूडर्स जो हैं उनको न्यूट्रलाइज किया गया है, जिसमें से एक का बॉडी अभी तक की ताज़ा जो रिपोर्ट तक रिट्रीव हुआ है। कि बाकी तफसीलात आना अभी बाकी है, तो अभी हाल ही तक जो रिसेंट जो अपडेट्स हैं उसके हिसाब से अभी इतनी ही इतला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों को जात पात, रंग और नस्ल के बुनियाद पर तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अवाम को ऐसी ताकतों पर कान नहीं धरना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस को उनके मंशूर के लिए मुबारकबाद देते हैं। पार्लियामेंट की निगरानी में तहकीकाती एजेंसियों के आने पर उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा और खुशाइंद कदम है। बहुत अच्छा मैनिफेस्टो है, मुबारक। और क्या चाहिए आपको? खत्म आपकी बात? नहीं, उसमें बहुत सारी इंट्रिग ये है कि जो प्रोब एजेंसीज हैं वो पार्लियामेंट के सुपरविजन में आएंगी। आनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। न करे कि वो आए। रेप थी, मुल्क में एक तजाद पैदा करने की कोशिश की गई, हिंदू और मुसलमानों को अलग करने की कोशिश, यही वो कर रहे हैं और अल्लाह करे ये कभी कामयाब ना हो। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि बहुत जल्द बारामूला सीट के लिए पार्टी के उम्मीदवारों से मुताल्लिक फैसला होगा। जब बुखारी से इत्तेहाद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने लोगों को तकसीम होने से रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर कोई अपना बनाना चाहता है, इसलिए उन्हें नहीं लगता कि उनका कोई इत्तेहाद हो सकता है। बुखारी ने कहा कि हालात मामूल पर लाने का दावा करने वाली हुकूमत के लिए जामे मस्जिद को बंद रखना शर्म की बात है। आगे जो ईद हो, खुशियों की ईद हो, और मेरा लोगों से इल्तिमास है कि सादगी से ये ईद मनाएं, क्योंकि हालात इतने अच्छे नहीं हैं जितना समझते हैं। देखिए, हमने कोशिश की थी कि जम्मू कश्मीर के लोग बटे नहीं, एक अलायंस हो, लेकिन मुझे लगता है यहाँ हर एक अपनी 2-2 ईंट की मस्जिद बनाना चाहता है, इसलिए कोई अलायंस नहीं हो सकता। ये बहुत ही मैं क्या कहता हूँ, शर्म की बात है इस सरकार के लिए जो कहती है कि अमन अमान ठीक है, और जो हम सब भी जानते हैं अमन अमान ठीक है। आज इन्होंने हमारे दिल मजरू किए जामा मस्जिद को बंद करके। पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती ने कहा कि जामा मस्जिद श्रीनगर
अहम दिन पर बंद है जो इंतहाई अफसोसनाक है। मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर 2019 से एक खुली जेल बन गया है जो अब भी जारी है। उन्होंने कहा कि एक तरफ बीजेपी हालात मामूल पर लाने का दावा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जामे मस्जिद को बंद किया जा रहा है और मीरवाइज घर में नजरबंद है जो खुद मौजूदा हालात की कहानी बयान कर रहा है। जो पूरे मुल्क में हो रहा है, आज जुम्मे के दिन जुम्मतुल विदा है, हमारी असली मस्जिद जो है, जो न सिर्फ हमारे इबादत का मरकज है बल्कि हमारी सकाफत का भी मरकज है, वो बंद है। उमर फारूक साहब अंडर हाउस अरेस्ट है। पूरे मुल्क के अंदर मस्जिदों को मसमार किया जा रहा है, मदरसे बंद किए जा रहे हैं, मदरसे तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों को लिंच किया जा रहा है, ईमानों को पीट के उनसे दूसरे धर्म के नारे लगवाए जा रहे हैं। तो ये तो बहुत मुश्किल में है, खासकर हमारी कौम जो मुस्लिम उम्मा है बहुत मुश्किल में है। और जो हो रहा है मुझे बहुत खतरा लग रहा है आने वाले वक्त के लिए। मैं बहुत फिक्रमंद हूँ कि वही तो मैं कह रही हूँ कि जो 5 अगस्त 2019 में कार्रवाई शुरू हुई, वो कार्रवाई 2019 में बंद नहीं हुई, वो लगातार चालू है। जो जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील किया गया है। एक तरफ से बीजेपी ये दावा करती है जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है, और दूसरी तरफ से हमारी जामे मस्जिद को बंद किया, उमर फारूक साहब का हाउस अरेस्ट किया। तो ये तो खुद ही सारी कहानी बताते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के। जामताड़ा के बनबेड़िया में पुल निर्माण में अनियमितता का आरोप, गांव के लोगों ने डीसी से की कार्रवाई की मांग। गिरिडीह के जेरूडीह गांव में सड़क की स्थिति जर्जर, गांव के लोगों ने अधिकारियों पर लगाया अनदेखी का आरोप। लोहरदगा में जल सहिया संघ के सदस्यों ने दिया धरना, विभागीय पदाधिकारी से बकाया वेतन देने की मांग। हजारीबाग में रामनवमी से पहले शहर में निकाला गया मंगला जुलूस, बड़ी संख्या में राम भक्त हुए शामिल। बोकारो के औद्योगिक फेज 3 में काम करने के दौरान मजदूर को लगा करंट, गंभीर स्थिति में शख्स को इलाज के लिए कराया गया भर्ती। जामताड़ा पुलिस ने सुपाइड। बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने महबूबा मुफ्ती के जामा मस्जिद और मीरवाइज के बारे में तबसरे पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि अयूब पंडित को शब कद्र को जामा मस्जिद में हुजूम ने मार मार कर हलाक कर दिया था। हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 सालों से मजहबी मामलात में मुदाखलत नहीं की। महबूबा आज हजरत बल में नमाज अदा कर रही हैं, उनको इंतजामिया और वक्फ बोर्ड का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर जामा मस्जिद को बंद रखा जाता है तो इसकी कोई न कोई हिफाजती वजह होती है। अल्ताफ साहब, महबूबा मुफ्ती का बयान आया अभी, कहा कि अगर यहाँ पे हालात ठीक हैं जैसा बीजेपी क्लेम कर रही है, तो फिर क्यों जुम्मतुल विदा की नमाज जो है मीरवाइज को अदा नहीं करवाने दी जामिया मस्जिद में और उन्हें नजरबंद रखा गया। देखिए, महबूबा जी की आदत है कि हमेशा कंट्रोवर्सी में रहना और कंट्रोवर्सी कायम करना। खुद तो बड़े आराम से उसने हजरत बल में हजारों की तादाद में लोग वहां थे, वहां नमाज पढ़ी। उसके लिए तो उसने एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा नहीं किया, वक्फ बोर्ड का शुक्रिया अदा नहीं किया कि मैंने वहां नमाज पढ़ी और इतनी बारी तादाद में वो लोग थे। अगर जामिया मस्जिद को बंद किया गया तो उसके पीछे कोई लॉजिक होगा, कोई कारण होगा, क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां जानती है कि कुछ हो। और हमें वो वक्त भी याद है जब शबी कद्र के रात को अयूब पंडित की लिंचिंग करके उसी जामिया मस्जिद के अंदर शहीद किया गया है। होगा कुछ ऐसा जो पुलिस या एजेंसियां जिनके पास कोई इनपुट होगा, उस वजह से उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा। और गवर्नमेंट हमेशा बेटरमेंट के लिए करती है। आज तो अगर मौलवी उमर फारूक साहब का या जामिया मस्जिद बंद कर दी है, उसके लिए कोई ठोस लॉजिक होगा। और वैसे पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ हमने देखा है कि रिलीजियस मैटर्स में ये गवर्नमेंट कभी इंटरफेयर नहीं करती है। और आज अगर आप देखेंगे, मुकद्दम साहब में भी नमाज पढ़ी गई, दस्तगीर साहब में नमाज पढ़ी और खुद महबूबा जी ने हजरत बल में नमाज पढ़ी है। अब कहीं ना कहीं इलेक्शन को देखकर इसको रिलीजियस टच देना या रिलीजियस कलर करना, ये उसकी आदत बन गई है। लेकिन मुझे लगता है सबसे पहले उसको शुक्रिया करना चाहिए वक्फ बोर्ड और गवर्नमेंट का कि हजरत बल में जो इंतजाम किए गए थे नमाजियों के लिए जुम्मतुल विदा के मुबारक मौके पे, उसके लिए उसको शुक्रिया अदा करना चाहिए। खुद नमाज हजरत बल में पढ़ी और सियासत जामिया मस्जिद पे, ये कोई लॉजिक नहीं है, ठीक नहीं। कांग्रेस ने लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी का मंशूर जारी कर दिया है। कांग्रेस ने इसका नाम न्याय पत्र रखा है। कांग्रेस के मंशूर में
5 न्याय और 25 गारंटी शामिल है। मंशूर में फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल करने की बात कही गई है। कांग्रेस का कहना है कि वो लद्दाख के कबायली इलाकों को शामिल करने के लिए आइन के 6ठे शेड्यूल में तरमीम करेंगे। लद्दाख के कबायली इलाकों को इसमें शामिल किया जाएगा। मंशूर में कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बुनियादी तौर पर सरहद पार दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इसकी रजामंदी और सलाहियत पर मुनहसिर है। कांग्रेस अग्निपथ स्कीम को खत्म कर देगी और फौज बहरिया फजाइया के लिए आम भर्ती के अमल पर वापस आ जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि यह फौजियों के लिए माशी और समाजी तहफ्फुज़ की जमानत देगी। कांग्रेस का कहना है कि वो मनरेगा के तहत उजरत को 400 रुपये यौमिया तक बढ़ा देंगे। मंशूर में कहा गया है कि मंजूरशुदा तकरीबन 30 लाख असामियों को पुर किया जाएगा। कांग्रेस ने मंशूर में चीन की दरअंदाजी पर मोदी हुकूमत को घेरा है। गलवान और डोकलाम का जिक्र मंशूर में किया गया है। कांग्रेस कौमी सलामती की जामे हिकमत अमली जारी करेगी। कांग्रेस का कहना है कि वो 2 महाजों के चैलेंज से निपटने के लिए नई ऑपरेशनल हिदायत लाएंगे। इंडिया अलायंस की तरफ से वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कौन होगा, इसके बारे में राहुल गांधी ने कहा कि इंतखाबात जीतने के बाद इंडिया अलायंस फैसला करेगा कि कौन लीडर और कौन वज़ीर आज़म होगा। जम्मू में कांग्रेस से लीडरान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला और जेकेपीसीसी के नायब सदर रविंदर शर्मा मौजूद थे। नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी मनोज यादव ने दावा किया कि समाज के तमाम तबकात के लिए सिर्फ कांग्रेस के पास पॉलिसियां और प्रोग्राम है। उन्होंने यकीन दिलाया कि अगर इक़्तिदार में आने पर कांग्रेस रोजगार फराहम करेगी, ज़राअत और दीगर तमाम सनतों को फरोग देगी। सबसे पहला जो है हमारा हिस्सेदारी न्याय, जिसमें आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल जी बार बार ये कह रहे हैं कि हम समाज की हिस्सेदारी के हिसाब से न्याय करेंगे, गिनती करेंगे, व्यापक सामाजिक आर्थिक जनगणना होगी जिसके हिसाब से नीतियां बनेंगी सरकार की, और जो वंचित वर्ग रहा उस तक उसकी नीतियों को पहुंचाया जाएगा। आरक्षण का हक है, उस ओबीसी एसटी एसटी आरक्षण में 50% की जो सीमा है उसको हटा दिया जाएगा। एससी और एसटी के हिसाब से प्लान की कानूनी गारंटी दी जाएगी। जनसंख्या की हिस्सेदारी के अनुसार एसटी एसटी का उप बजट हम लोग आगे बनाएंगे। जल जंगल जमीन में कानून लाएंगे। वन अधिकार नियम के तहत दावों को 1 वर्ष के भीतर हम इनका समाधान निकालेंगे, ये हमारी गारंटी है। सक्रिय तौर पे और बड़े अग्रेसिव तौर पे अब हमारी पार्टी यहाँ पे उठाएगी ताकि लोगों के साथ इंसाफ हो सके और फुल फ्लैज स्टेट हो। और साथ में मैं समझता हूँ कि रिफ्यूजी का इशू जो उन्होंने टच यहाँ पे किया, इन्हीं के साथ खड़ा होते हुए कि हमारे लोगों की कमिटमेंट थी। कभी भी 1954 के बाद कैबिनेट से फैसला नहीं किया, लेकिन मनमोहन सिंह जी की कमिटमेंट थी कि रिफ्यूजी के लोग जो हैं उनको भी रिजर्वेशन, टेक्निकल कोटा हो, पॉलिटिकल के साथ साथ उनको हर जगह में वो जरूर प्राथमिकता यहाँ पे मिले। उस बात को भी हम कांग्रेस जो है वो कमिटेड है, जोरदार तरीके से यहाँ पे इस बात को बुलंद करें। कांग्रेस के मंशूर पर रद्दमल जाहिर करते हुए बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि ये पुराना हिंदुस्तान नहीं है जहां कांग्रेस हिंदुस्तान जमीन चीन को तोहफे में देगी, ये मोदी का हिंदुस्तान है। अग्निवीर पर ठाकुर ने कहा कि फौज पर हमला करना ऐसी चीज है जिसे कांग्रेस को गुरेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो पीओके वापस हासिल करने को यकीनी बनाएंगे। अल्ताफ साहब, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, कश्मीर को लेकर भी जिक्र छिड़ा है, कहा गया है कि स्टेटहुड वापस मिलेगी। अग्निवीर जो है वो प्रोसेस जो है वो हम कंप्लीटली खत्म कर देंगे। डोकलाम में जो हमारी लैंड गई है ऐसा कहना है उनका कि वो भी वापस दिलाएंगे वो। तो ऐसे कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जो मैनिफेस्टो में इन्होंने डिस्कस किए हैं कश्मीर को लेकर। देखिए 1972 वाला भारत नहीं है कि चीन आके और कांग्रेस उनको गिफ्ट के तौर पर 60,000 किलोमीटर वर्ग की जो जमीन है वो चीन को गिफ्ट देगी। ये 1972 की मैं बात कर रहा हूं जब कांग्रेस ने चाइना को वो जमीन दे दी है। ये नरेंद्र मोदी जी वाला भारत है। डोकलाम में 1 इंच भी हमने कहीं खोने नहीं दी। अगर हमारे 40 और 50 जवान मरे, लेकिन चाइना के, ये इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्टिंग है, चाइना के 60 जवान वहां जो फौजी है उनको भारत के फौजी ने यहां मार दिया। और सबसे बड़ी बात है ये फौज पे उंगली उठाना, फौज की बहादुरी पे, फौज की शुजात पे उंगली उठाना, ये कांग्रेस की परंपरा रही है। क्योंकि कांग्रेस के लीडर ही हमेशा उनके किसी के दिल में चाइना का प्यार है, किसी के दिल में मनीशंकर जैसे लोगों के दिल में पाकिस्तान का प्यार है। और जहां तक स्टेटहुड की बात है, स्टेटहुड एक प्रॉमिस है, एक कमिटमेंट है ऑन द फ्लोर। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृहमंत्री, और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस को तो पावर में आना ही नहीं है। कांग्रेस को तो देश ने नकार दिया है। उनके
कैंडिडेट्स अभी खड़े नहीं हो रहे, और तो वो किस की बात करे, स्टेटहुड पे पॉलिटिक्स ना करे, स्टेटहुड को अलग छोड़ के वो डेवलपमेंट, विकास और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत का जो दबदबा बना है, भारत का की जो पहचान बनी है, उस पे बात करे। ये 1972 वाला भारत नहीं, ये आज का भारत है। नरेंद्र विश्व हिंदू परिषद के सीनियर लीडर दिनेश भारती ने कहा, यह सिर्फ इस कौम के नौजवानों पर मुनहसर है कि वो फैसला करें कि अग्निवीर स्कीम उनके लिए अच्छी है या नहीं। दिनेश भारती ने कहा कि जब मुल्क की क़यादत मजबूत है तो न तो चीन और न ही कोई और हमारी ज़मीन का 1 इंच भी छीन सकता है और किसी को फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। दिनेश भारती जी हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश जी, आज कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो उन्होंने लॉन्च किया और उसमें ये कहा कि जो अग्निवीर स्कीम है उसको ख़त्म किया जाएगा क्योंकि वो देश हित में नहीं। देखिए, इस पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना, लेकिन ये मुझे आपके चैनल के माध्यम से समाज को स्वयं निर्णय लेना है कि आप राष्ट्रवाद के साथ खड़े हैं, देशभक्त समाज के साथ खड़े हैं, या आप देश विरोधी तत्वों के साथ खड़े हैं। भारत का नौजवान यदि माँ भारती की रक्षा के लिए अग्निवीर में जा रहा है, इसके लिए तो समाज को विचार करना है। और सारा समाज, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम राष्ट्र के साथ खड़े हैं, अपने नौजवानों के साथ खड़े हैं, अग्निवीरों के साथ खड़े हैं। आप कैसे देखते हैं जब महबूबा मुफ्ती ऐसे जो नेता हैं वो ये कहती हैं और कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि चाइना अभी भी हमारा 2000 स्क्वायर फीट हड़प के बैठा हुआ है और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस कई पोस्ट पे पेट्रोलिंग नहीं कर पाते? देखिए, हमारे देश के गृह मंत्री जी ने एक संकल्प हमारी देश की लोकसभा के अंदर गुंजायमान किया था कि पीओके के लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकते हैं। जहां देश का नेतृत्व इतना सशक्त हो, जहां देश का नेतृत्व इतना सक्षम हो, वहां पर कोई प्रश्न उठाना उसका कोई औचित्य ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जिला रामबन के राजगाल, कैंठी, संगलदान, गुल, उग्रलाल और बानिहाल का दौरा किया और अवामी रैलियों से खिताब किया। उन्होंने लोगों से पार्टी के तामीर और तरक्की के दौर को जारी रखते हुए इसे कामयाब करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से ही लोगों को तकसीम करने की सियासत की है और इस वजह से वादी चिनाब के इलाकों की तामीर और तरक्की को नज़रअंदाज किया गया। 10 सालों से नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत ने अवामी फलाह बहबूद और तरक्की के नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। रामबन और ये बनिहाल जो वादी कश्मीर और जम्मू सूबे के बीच का हिस्सा, जो हमेशा पसमानदा रहा और इसको इस तरह की तवज्जो ना मिल सकी जिसका ये हकदार था। लेकिन उससे भी अहम सवाल जो हमें अपने आप से पूछना है, और मुझे यकीन है कि कभी कोई तारीख साज इस पर मुताला करेगा। कभी कोई ऐसा वक्त ना गुजरा, कोई ऐसा दौर ना गुजरा जब यहाँ से मुंतखब हुए MLA रियासती काबीना के वजीर ना रहे हों। कभी कोई ऐसा दौर ना गुजरा, ऐसा वक्त ना गुजरा जब यहाँ के MP मरकज में वजीर ना रहे। फिर क्यों कर 50-60 साल ये इलाका पसमानदा रहा। मोदी जी के आने के बाद एक इनकलाबी बदलाव आया है। वो कहने की बात नहीं, आज हकीकत बयान करने का वक्त है। वो वक्त जाता रहा जब एक बयान यहाँ, दूसरा बयान जम्मू और तीसरा बयान दिल्ली में दिया जाता था हमारे लीडरान के द्वारा। अब आज बनिहाल वो इलाका है, वो मकाम है जहाँ से वादी कश्मीर बाकी हिंदुस्तान के साथ रेल के जरिए जुड़ने वाला है कुछ ही महीनों में। आखिरकार ये भी एक सवाल शायद कभी एक मुताले का मौजू बनेगा कि जम्मू कश्मीर में रेलगाड़ी सन 1972 में पहुंची थी, फिर क्यों कर 50 साल इंतजार करना पड़ा। इतनी हुकूमतें आई, इतनी हुकूमतें गई, कांग्रेस की हुकूमतें, उनके दूसरे साथियों की हुकूमतें, और इस इलाके से उनको वोट भी काफ़ी बड़ी तादाद में मिलता रहा। लेकिन शायद खुदा परवर को ये मंजूर था कि मोदी जी के हाथों से ये नेक काम हो, और वो आज हुआ है इन्हीं 10 साल। फैक्ट्री में शामिल